नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। आप सोच सकते हैं संघ की शाखा में 4 साल बच्चे का यौन शोषण। सच है ये, क्योंकि इस आरोप को लगाकर एक इंजीनियर ने अपनी जान दे दी और कहा कि बचपन से उसके संग ये शोषण होता आया है। पूरे देश में भूचाल मच गया है। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा कि अब समझ में आया कि इस संगठन में इतनी गंदगी क्यों फैली है। संघ की तरफ से आधिकारिक जवाब नहीं आया, जरूर आना चाहिए कि क्या वाकई में संघ की शाखाओं में सेक्स को लेकर कुछ गड़बड़ चल रहा है। अमेरिका में अभय दुबे जी, इस मुद्दे पर विस्तार से मैंने बातचीत करी। बहुत विवादास्पद बातचीत है, पर आपको सुनना चाहिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक संवेदनशील खबर आई है जिसने पूरे देश को झंझोर दिया है। आरएसएस के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि आरएसएस की तरफ से कोई गंभीर प्रतिक्रिया, गंभीर जवाब नहीं आया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्वीट किया कि 4 साल का बच्चा, कितना छोटा बच्चा होता है, वो संघ की शाखा में जा रहा है, वहां यौन शोषण हो रहा है और इतने साल बाद वो झेल नहीं पा रहा और उसने सुसाइड कर लिया। ये खबर एक ऐसी थी, पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ दिया है कि जो अपने आप को, जो संगठन इतना बड़ा आदर्शवादी संगठन कहलाता है, नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करता है, उस संगठन में क्या वाकई में यौन शोषण होता है? क्योंकि समलैंगिकता के सवाल हमेशा संघ से पे उठते रहते हैं और मैं बड़ा इस मामले में स्पष्ट हूं कि कोई व्यक्ति नेचर के खिलाफ कैसे रह सकता है। सेक्स भी एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है। खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ऐसी सेक्स वाली भी एक फीलिंग होती है। संघ के प्रचारक जो हैं वो शादी नहीं करते, तो जब शादी नहीं करते तो अपनी ये दैनिक जो जीवन का हिस्सा है उसकी आपूर्ति कैसे करते होंगे? मैं ये तो मान नहीं सकता कि आप उनके अंदर वो इतने बड़े हार्मोन्स पैदा ही नहीं होते। हमारे यहाँ तो ग्रंथों में है कि विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग कर दी थी। तो कोई बड़ी संख्या में, क्योंकि संघ परिवार को संग रखने की शायद अनुमति नहीं देता, तो तमाम ऐसे संगठन मंत्री होते हैं जो शादी नहीं करते हैं। तो ये तो आरोप लगते रहते थे और संघ इसमें हमेशा बचाव की मुद्रा में आता रहता। लेकिन एक 22-23 साल का नौजवान एक नोट डालता है इंस्टाग्राम पे, सुसाइड कर लेता है कि मेरे संग बड़ा शोषण हुआ, मेरे संग बड़ा अन्याय हुआ। क्या लगता है आपको ये सब घटनाएं हुई कैसे होंगी? क्या है, क्या वाकई में संघ एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो चुका है जिसका निदान नहीं है क्या कहानी? देखिए हमें जो शास्त्रों ने सिखाया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि मनुष्य का जीवन 4-5 चीज़ों के आधार पर चलता है। उसमें एक है आहार, यानी हम भोजन करते हैं। एक है भय, जिसकी वजह से हम आत्मरक्षा अपने आप को बचाते हैं, हैं? आहार नि और तीसरी है निद्रा, सोना ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है और चौथा है मैथुन, यानी यौन क्रिया करना भी मनुष्य की ज़िंदा रहने के लिए आवश्यक है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें हैं मुख्य तौर पर जिनके आधार पर मनुष्य का जीवन चलता है। ये बातें शास्त्रों में लिखी हुई हैं और हम सब लोग जानते हैं, इनको कहने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति, भले ही इस भाषा में जब मैं कह रहा हूँ लोग ना कहें। दूसरी बात, इसमें एक मसला ये है कि क्या ये मसला समलैंगिकता का है? ये समलैंगिकता का मसला नहीं है। समलैंगिकता तो सारी दुनिया के अंदर कानूनी चीज़ है। भारत के अंदर भी उसका डिक्रिमिनलाइज़ेशन हो गया है। कानून, लंबी लड़ाई के बाद समलैंगिकों ने वो लड़ाई जीत ली है। ये मसला समलैंगिकता का भी नहीं है। अगर 2 पुरुष आपस में एक राज़ी-बाज़ी से समलैंगिक संबंध बनाते हैं तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। ये मसला बच्चों के यौन शोषण का है। ये बात स्पष्ट करनी ज़रूरी है। इसको अंग्रेजी में पीडियो फाइलिंग की समस्या है ये। ये मसला है, इसको यहां से देखना चाहिए। ये अपराध है, ये घनघोर अपराध है। ये बच्चों के अंदर कुछ मानसिक विकार पैदा कर देता है, जो आगे जाकर वो उनके अंदर विक्षिप्तताएं पैदा होती हैं, उनके अंदर तरह तरह की दिमागी समस्याएं पैदा होती हैं और उनका नतीजा आत्महत्या में भी निकल सकता है, जो कि केरल के एक आईटी इंजीनियर आनंद इजी ने, जो 26 साल के थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लिखी, जो उनका डाइंग डिक्लेरेशन है। समझिए संजय जी इस बात को, वो उनका डाइंग डिक्लेरेशन है। कोर्ट डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर सजा दे देता है और उस डाइंग डिक्लेरेशन में उन्होंने लिखा है कि बचपन से ही, 4 साल की उम्र से ही वो शाखा में गए और उनके साथ तरह-तरह से कई लोगों ने उनका यौन शोषण किया। जो विभिन्न आईटीसी, ओटीसी कैंप होते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनमें उनका यौन शोषण हुआ
और इसकी अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। उन्होंने अपने डांग डिक्लेरेशन में एक बार नहीं कई बार आरएसएस का नाम लिखा है, एक व्यक्ति का नाम भी लिखा है उन्होंने उसके अंदर, और साथ लिखा है कि यही नहीं और भी लोगों ने किया। लेकिन जो एफआईआर है उसके अंदर आरएसएस का नाम नहीं है। एफआईआर में आरएसएस का नाम नहीं है, लेकिन डांग डिक्लेरेशन में आरएसएस का नाम है। देखिए, ये सब बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में दबी जुबान से मुद्दतों से कही जाती रही हैं, लेकिन इनको सार्वजनिक जीवन में खुलकर एक आरोप के तौर पर किसी ने नहीं किया। संघ की जो आलोचना होती है क्या होती है कि भाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, कुछ गोपनीय किस्म का संगठन है, ठीक से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं कराता है, अपनी आमदनी की जांच पड़ताल भी संघ नहीं कराता है, इसका एजेंडा जो है वो मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को भड़काना है और उस भड़काने के जरिए कथित हिंदू राजनीतिक एकता बनाना है। ये सब बातें संघ के खिलाफ, दंगों में इनकी हिस्सेदारी रही है, दंगे कराते हैं, ये सब इनकी आलोचनाएं होती रही हैं। लेकिन ये आलोचना जो कि सब लोग इनके बारे में फुसफुसाहट से कहते थे, पहली बार निकलकर सामने आई है। और मैं दाद दूंगा कांग्रेस के संकल्प की और राहुल गांधी के संकल्प की, जिसमें वो साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हम इस बात को दबने नहीं देंगे, हम इस बात को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएंगे। और जो लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, राष्ट्र निर्माण के एजेंडे की चर्चा करते रहते हैं, हिंदू एकता की बातें करते हैं, चरित्र निर्माण की बातें करते हैं, वहां दरअसल ये सब क्या हो रहा है, इस बात के ऊपर पूरी रोशनी पड़नी चाहिए और इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने तय किया है कि वो इस मसले को उठाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मर्म पर हमला करेंगे, एक ऐसा मर्म जिसको वो अभी तक छिपाए हुए थे। और चूंकि स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं मिला था, इसलिए ये बात नहीं कही जा रही थी, अब ये बात खुलकर सामने आ गई है। अब कांग्रेस इस बात को आधिकारिक रूप से उठा रही है, बाकायदा स्लाइडें चलाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन खेड़ा ने इस पूरी जानकारी दी। पवन खेड़ा ने ये तक कहा है कि जब मैं छोटा था तो मेरी दादी मुझसे कहती थी कि सामने पार्क में शाखा लगती है, वहां कभी मत जाना। तो मैंने कहा क्यों, वहां तो खेलकूद होते हैं, कि वहां लोग बच्चों को खराब कर देते हैं। तो मैं समझ नहीं पाता था कि बच्चों को खराब क्यों, शायद बच्चों के मन में जहर घोल देते हैं, ये कह रहे। अब समझ में आया कि बच्चों को ये किस तरीके से खराब करते हैं। ये सांप्रदायिकता का जहर तो बोते ही हैं, घोलते ही हैं समाज में। साथ में ये भी चलता है। देखिए, अब इसमें कुछ एक बातें हैं साफ करनी और जरूरी, जैसे कि जो केवल पुरुषों के जो संगठन होते हैं या पुरुषों की जो संस्थाएं होती हैं, जहाँ केवल पुरुष होते हैं, जहां से स्त्रियों को दूर रखा जाता है और स्त्रियां वहां नहीं होती, वहां पर समलैंगिकता की परिस्थितियां बन जाती हैं और वो लोग समलैंगिक संबंध बन जाते हैं। वो तो एक बात रही, लेकिन जब उसमें जोर जबरदस्ती होने लगे, बलात्कार होने लगे, छोटे बच्चों का यौन शोषण होने लगे, तब वो चीज अपराध की स्थिति में आ जाती है। मैं नैतिकता अनैतिकता की कसौटियों पे नहीं पूरे मामले को कस रहा हूं, यहां तो सीधा मसला अपराध का है। मैं यौन नैतिकता का सवाल नहीं उठा रहा हूं, यहां तो सीधा मसला यह है कि एक बड़ा संगठन है, देश में सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखे हुए है। पिछले 17 साल तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी जोड़ दिया जाए तो 17 साल हो चुके हैं संघ के हाथ में सत्ता की बागडोर हुई है। और संघ के भीतर कुछ अंधेरे हैं जिनके अंदर इस प्रकार के कुकृत्य हो रहे हैं, बच्चों का यौन शोषण हो रहा है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, इस चीज के ऊपर रोशनी पड़नी चाहिए और संघ को सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार का वक्तव्य देना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या उसने इस तरह की कोई जांच की है। निश्चित रूप से कुछ स्वयंसेवकों ने संघ के वरिष्ठ लोगों से शिकायतें की होंगी कि भाई उनके साथ में ये सब किया जा रहा है या किए जाने का प्रयास हो रहा है। तब उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने उन बातों को दबा दिया या जांच पड़ताल की और उन लोगों को जो इसके अपराधी थे उनको निकाला गया संघ से, या उनको कोई सजा दी गई, या उनको कोई चेतावनी दी गई? संघ के अंदर इस बात की रोकथाम का क्या तरीका है? अभय जी, मैं एक मिनट रुकूंगा। गाजियाबाद में शिविर लगा था, रज्जू भैया उस समय थे संघ प्रमुख। मेरी जानकारी में उनसे शिकायत की गई कि जिला प्रचारक है, उसने एक नौजवान लड़के से इस तरह का अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश करे और नौजवान ने उनके जिला प्रचारक के गाल पे थप्पड़ रसीद किया। रज्जू भैया से शिकायत की गई और रज्जू भैया ने कहा कि इतना बड़ा संगठन है, थोड़ी बड़ी चीजें आ जाती है, इस पे शांत रहो, इसमें कुछ कहना नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या संघ के प्रचारक इतने महामानव होते हैं कि उनकी यौन इच्छाएं नहीं होती हैं? जैसे आपने कहा कि जीवन जीने के लिए यौन भी
यौन इच्छा भी एक जरूरी पार्ट है, सेक्स भी एक पार्ट है, हमारे ऋषि मुनि भी इससे अलग नहीं रह चुके। तो क्या उनके इन सब प्रचारकों के मन में कभी सेक्स को लेकर कोई चीज ही नहीं आती होगी, इनके हार्मोन ही नहीं बनते होंगे? इसकी राजनीति क्या है? आप ठीक कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। होता क्या है, जो कट्टरपंथी संगठन होते हैं, चाहे वो एलटीटी हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, मतलब संघ उस तरीके से एलटीटी की तरह से छापामारी उधर नहीं चलाता, लेकिन है तो संघ भी कट्टरपंथी संगठन है। जितने भी कट्टरपंथी संगठन होते हैं, उनके अंदर एक आग्रह होता है कि गृहस्थ जीवन में नहीं जाना है, शादी नहीं करनी है। ये शायद हमें अपने लक्ष्यों को रोकने से, लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकेगी, या हम भटक जाएंगे, अपने लक्ष्यों को नहीं, अपने विचारधारात्मक लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए उसमें बहुत से लोग जो होते हैं, विवाह ना करने का प्रण लेते हैं, कहते हैं कि हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, लेकिन व्यवहार में ये सब नहीं हो पाता है। व्यवहार में फिर वो समलैंगिक संबंधों की दुनिया में चले जाते हैं। मैं निजी तौर पे ये कह रहा हूं, मुझे इस पे कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति समलैंगिक सहमति के रिश्ते, अगर सहमति के साथ कोई समलैंगिक संबंध बना रहा है, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं मानता। मेरा मानना है कि ये सब प्राकृतिक बातें हैं। आप इतर लैंगिक हैं, यानी हेटेरोसेक्सुअल हैं, सेक्सुअल हैं, या आप समलैंगिक हैं, लड़कियां भी लेस्बियन होती हैं, लड़कियां भी लेस्बियन हैं आप लड़कियों के मामले में, ये सब बातें अलग हैं। मेरी आलोचना यहाँ पे नहीं है। अब मैं मानता हूं आपकी आलोचना भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो बलात्कार नहीं होना चाहिए, छोटे बच्चों का यौन शोषण नहीं होना चाहिए, कच्ची उम्र के बच्चों का मानस जो है ना घायल हो जाता है इस प्रकार की घटनाओं से, और वो सारी जिंदगी इस चक्कर में इस बातों को सोचते रहते हैं। उनका सहज स्वाभाविक स्वस्थ विकास नहीं हो पाता। और अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जिसमें इतने बड़ी संख्या में स्वयंसेवक हैं, आप सोचिए कि उनकी क्या मानसिकता होगी जिन स्वयंसेवकों के साथ बचपन में ये हुआ होगा, वो क्या सोच रहे होंगे। और इस घटना के बाद भी बहुत से जब ये घटना आ गई है आनंद रिजू वाली, इस घटना के बाद में बहुत से स्वयंसेवकों ने विचार किया होगा कि उनके साथ क्या हुआ था, और वो किस पीड़ा से गुजरे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, गोदी मीडिया पे इन लोगों का कब्जा है कि ये लोग उस खबर को दबा देंगे, लेकिन ये सोशल मीडिया पे तो खबर आएगी। पुलिस में एफआईआर तो दर्ज हो गई है, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अब ये बात दबेगी नहीं, अब ये निकल के आएगी। और ये संघ जो इतनी चमकदार और आदर्श की बातें करता है, उसका जो एक ये जो काला चेहरा है, ये चेहरा भी निकल कर सामने आएगा। ये इसका संघ जवाब क्या देगा? आपको क्या लगता है, क्या जवाब देगा कि भाई 4 साल के बच्चे के संग क्या दुष्कर्म हुआ, क्या हुआ है? ये कह देगा कि सब कुछ हुआ ही नहीं? क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से तो वो खंडन करेंगे, सारी बातें गलत हैं। मेरे ख्याल से वो खंडन कर, जो उनका तरीका है, वो कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि ऐसा कोई संघ के अंदर कोई घटना हुई, वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, बात में लगातार जोर देना पड़ेगा, और इसकी बाकायदा जांच की मांग करनी पड़ेगी, और जांच की मांग राष्ट्रीय मंच पर उठानी पड़ेगी, तब ये होगा। अच्छा भाई जी, जब संघ की संरचना हुई होगी, एक चीज सोची गई कि गणवेश कैसा होगा। शुरू में तो बहुत ढीला नेकर, वो कई फुटों का नेकर होता था, ढीला डाला नेकर, लाठी होती थी, टोपी होती थी। जीवन कैसे जिएगा, प्रचारक घरों में खाना खाएगा, सब तय किया गया होगा, बनी होगी, तभी संगठन खड़ा हुआ। तब ये नहीं सोचा होगा कि अगर हम उससे कहेंगे शादी नहीं करो तो उसके अंदर ये सेक्सुअल डिजायर्स पैदा होंगी। मेरे दोस्त एक हैं, एक सेंट्रल फोर्सेज के बहुत बड़े अफसर हैं, वो बताते थे कि जंगल में चले जाते थे फोर्स के लोग, 1-1.5 महीने काम करते रहते थे, तो वहां पे सेक्सुअल इच्छाएं होती थी, वो जानवरों तक से पूरी कर लेते थे। ये एक बड़ा बीभत्स रूप है इंसान का कि वो सेक्सुअल डिजायर्स के पूर्ति के लिए तरह तरह की चीजें अपनाता है, बीभत्स रूप है। तो जब संघ का मॉडल बना होगा, तो क्या संघ के मॉडल बनाने वालों ने ये नहीं सोचा होगा कि हमारे प्रचारक की भी सेक्सुअल डिजायर्स होंगी, तो वो शादी नहीं करेगा, एक महिला उसके जीवन में नहीं आएगी। शायद महिलाएं रखी भी नहीं गई होंगी इसीलिए संघ में, महिलाएं कहाँ होती है संघ में। तो ये मॉडल नहीं बनाते समय सोचा होगा। बाद में उन्होंने एक संगठन बनाया है स्त्रियों का, लेकिन वो शुरू से नहीं था, बाद में संगठन बनाया है। उस समय सोचा नहीं होगा। आप जो सवाल उठा रहे हैं, सारे सवाल जायज हैं। आप जो संजय जी सवाल उठा रहे हैं, सारे सवाल जायज हैं। संघ को कभी भी किसी ने इस मुद्दे के ऊपर उसको बेनकाब नहीं किया गया। ये बातें लगातार चलती रहीं, और इन बातों को निजी तौर पर फुसफुसाहट के तौर पर ये बातें चली।
लेकिन सार्वजनिक मंच पे कभी ये बात खुलकर नहीं कही गई, जो कांग्रेस, राहुल गांधी, पवन खेड़ा, ये सब लोग खुलकर इस बात को पेश कर रहे हैं। अब ये बातें खुलकर होने लगेंगी और संघ को इनका कुछ कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा। अगर संघ जवाब नहीं देगा तो उसके प्रति लोगों के अंदर शक की भावना बहुत बड़ी पैदा हो जाएगी। और जब वो शक की भावना पैदा हो जाती है तो फिर उस संगठन से लोग अपने बच्चों को अब इस घटना के बाद में बहुत से लोग जो सोच रहे होंगे कि संघ की शाखा में बच्चे भेजें, मतलब जो है वो दूसरी बार सोचेंगे भाई भेजें कि ना भेजें, उनके बच्चे के साथ क्या होगा, उनके बच्चे के साथ में कोई व्यक्ति जबरदस्ती गुदा मैथुन कर देगा, यही तो होगा बच्चे के साथ। हाँ, यही होगा, ये हाँ, वही ऐसे होता भी था कि वहीं पे खिचड़ी बन रही है, वहीं पे लोग बैठे हुए हैं, चलो खिचड़ी खा रही है, सो जाते हैं। इस तरह की क्रियाएं संघ के कार्यालय में होती थी कि मतलब व्यक्ति से जोड़ने वाली बात। लेकिन ये खतरनाक तो बात है, मुझे अभी तक याद आ रहा है जब बाबरी मस्जिद वाला विध्वंस हुआ था तो संघ की बहुत ज्यादा लोग आक्रामक था संघ उस समय। हंस मैगजीन आती थी राजेंद्र यादव की, तो उसमें एक लेख छपा था, एक व्यक्ति ने कहा था कि आपने, राजेंद्र यादव ने बड़ा तीखा लेख लिखा था उस समय में, और बहुत जबरदस्त लेख लिखा था, सैकड़ों ताकतों की तरफ से था वो लेख। तो उस व्यक्ति ने लिखा कि मैं 10 प्रतियां मंगाता था हंस की, लेकिन आपने इस लेख पर जिस तरह संघ पर हमला बोला है, मुझे बड़ा आत्मा, मैं आज से कॉपियां मंगाना बंद करता हूँ। तो उन्होंने छापा था, तो मैंने राजेंद्र यादव को 20 कॉपियों को साल भर के पैसे भेजे थे, और मैंने कहा इन सज्जन ने 10 बंद करी, मैं 20 मंगाता हूँ। लेकिन संघ की बात क्या, जो मैंने आपको बताई प्रचारक वाली बात की, किसी समलैंगिकता की कोशिश कर रहे थे, समलैंगिकता नहीं, यौन शोषण बनाने, यौन क्रियाएं करने की कोशिश कर रहे थे, उन थप्पड़ पड़ा था निकाल पे, मैंने वाक्य लिख दिया, और राजेंद्र यादव भी बड़े बहादुर आदमी, उन्होंने मेरी पूरी चिट्ठी छाप दी। उससे बड़ा बवाल हुआ, मुझे इंदिरा ने कहा चिट्ठी में मेरे को गाली देती हुई आई कि तुम ऐसे इस तरह की बातें कर रहे हो, लेकिन मैं तो जायज सवाल कर रहा हूँ, गलत जायज बात तो कर नहीं रहा हूँ। लेकिन चलिए अब इससे अलग हटके चलते हैं, थोड़ा बिहार की राजनीति में बात कर लेते हैं। आप तो आजकल अमेरिका में बैठकर बिहार को देख रहे हैं, सुंदर सुंदर देश में बैठ के सुंदर सुंदर फोटो भेजते हैं, तो मेरा मन भी करने लगता है कि तुरंत, हाँ, कल आपके एक मित्र हैं अजीत जी, और बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने आपसे नंबर लेके मुझसे कल भी 1 घंटे बात करी। मैं मुंबई में था, तो मुंबई में बस फ्लाइट थी मेरी, मैं तैयार हो रहा था का फोन आया, वो उनकी पत्नी, दोनों बहुत अच्छे इंसान थे, अमेरिका में, पंजाब के रहने वाले, अमेरिका हो गए। बोले अभय जी से नंबर लिया, हम लोग आपको और अभय जी का शो रोज देखते हैं। तो बड़े अच्छे इंसान थे वो और उनकी पत्नी दोनों। बड़ा अच्छा लगता है कि दुनिया के 2 अलग अलग देशों में, अमेरिका में भी लोग आपका शो देख रहे हैं। अभय जी कितने पॉपुलर हैं आप, मतलब लोग मिल रहे होंगे तो लोग आपको बढ़िया बढ़िया दाव से खिला रहे होंगे ना। नहीं, हाँ, क्या काफ़ी काफ़ी लोग देखते हैं, बहुत लोग मिले, इसमें कोई शक नहीं। थोड़े बहुत नहीं, मुझे इतना अनुमान नहीं था, बहुत बड़ी संख्या में 4 पीएम का शो और देखा जाता है, और आपको भी लोग याद करते हैं। वाह, कितना अच्छा लगता है। आप जो अमेरिका में हैं, तो अभी 1 दिन पहले ही इजराइल का सबसे बड़ा सम्मान मिल गया ट्रम्प साहब को। तो अमेरिका में कुछ चर्चाएं हो रही हैं इसको रिएक्शन की, इजराइल ही बचा है, नोबेल तो मिला नहीं उनको। देखिए, ट्रम्प को लेके हम लोग जिस तरीके से देखते हैं, मुझे लगता है कि अमेरिका में परिस्थितियां वैसी नहीं है। अमेरिकी समाज में, सामान्य समाज में, ट्रम्प के, मैं विरोधियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो विरोधी हैं वो तो आलोचना करेंगे ही, लेकिन सामान्य समाज ने अभी ट्रम्प के बारे में फैसला नहीं दिया है। वो लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों का क्या असर पड़ता है, क्योंकि अभी अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत शक्तिशाली, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो उस अर्थव्यवस्था में उस तरह की विकृतियां दिखाई पड़नी नहीं शुरू हुई हैं, जो कि ट्रम्प के आलोचकों ने अंदाजा लगाया था कि ये सब होगा, बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति होगी, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी आएगी, मतलब ये इस प्रकार की, और पूरा आर्थिक चक्र जो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था का भंग हो जाएगा, अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। तो वो तमाम नुकसान वगैरह अभी निकल कर सामने नहीं आए हैं। अभी भी लोग कह रहे हैं होगा होगा, अभी होगा, अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ दिनों में दिखाई पड़ेगा। उसके लिए तरह तरह के तर्क भी दिए जा रहे हैं कि ये क्यों नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन अभी अमेरिकी समाज में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ऐसा नहीं है कोई ट्रम्प के विरोध में यहाँ पे कोई लहर आई हुई हो। ट्रम्प के विरोधी अपनी बातें कह रहे हैं, हम सब लोग भी ट्रम्प के आलोचक हैं, हम भी उन बातों को सही मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सामान्य किसी अमेरिकी से आप बात करें तो उसमें आपको इस प्रकार की बात नहीं दिखाई पड़ेगी। वो वेट एंड वॉच वाला रवैया है कि अभी वो इंतजार करेगा क्या वास्तव में ट्रम्प की जो नीतियां हैं उसकी वजह से अमेरिका को कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होने जा रहा है। अगर ये नहीं हुआ तो वे ट्रम्प की नीतियां इसी तरीके से आगे चलेंगी। मैं नहीं मानता हूं कि ट्रम्प अमेरिका में कोई बहुत अलोकप्रिय व्यक्ति है। मेरा मानना है कि ट्रम्प इस वक्त, अगर अमेरिका के एक पूरा सर्वेक्षण किया जाए, तो ट्रम्प अमेरिका में एक लोकप्रिय नेता के तौर पर ही उभरेंगे।
बड़ी बात है। बिहार मैं आपको लेके चलता हूँ। बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी एनडीए की, बड़े खुश थे कि सब सीटें बट गई हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई। सुना है नीतीश अभी भी संतुष्ट नहीं है, अलग अलग विरोध चल रहा है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के लिए ऊपर एक यूपीएसआईटी थी मामले में सीबीआई ने मुकदमा चलाने के लिए दाखिल की, कोर्ट ने मान लिए आरोप। तेजस्वी ने कहा कि हमें पता था कि चुनाव से पहले, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले आपको भी लग रहा है इतना साल पुराना केस और केवल चुनाव से पहले इस तरह का, न्यायालय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। भाजपा इस तरह के हथकंडे बहुत इस्तेमाल करती है। भाजपा कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती अपने विरोधियों को परेशान करने की। तो मुझे नहीं लगता कि इसके आधार पर एक भी वोटर तय करेगा कि वो किसको वोट दे, किसको ना वोट दे। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के हथकंडों का इस्तेमाल करती है। वो चुनाव से पहले भी सब चार्जशीटें दाखिल कर सकती थी, चुनाव के बाद भी सब चार्जशीटें दाखिल कर सकती थी, लेकिन वो बीच में अपना नैरेटिव चलाने के लिए इस प्रकार के काम करती है भाजपा। और अब इन नैरेटिव्स का असर होना भी बंद हो गया है। अब इस बात को लेके मीडिया मंचों पर भाजपा के प्रवक्ता कलाबाजियां खाएंगे, वो सब होगा, लेकिन इसके आधार पर वोट किधर जाएगा ये नहीं तय होगा। इसका मतलब आपका कहना मतलब है कि ईडी इस बार बहुत बड़े छापे पे मारने नहीं जा रही है। ईडी के अंकल जी आंटी जी आराम करेंगे। कुछ भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? किसी भी सवाल के ऊपर कि आपका दिल्ली के अंदर एक फार्म हाउस है, इस सवाल को लेके अभी कुछ शुरू हो जाए, होगा ना। हाँ, बहुत सारे इस तरह पहले भी हो चुका है, फिर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई आप ये उम्मीद मत कीजिए कि ये सब होगा, ये सब नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट है, उसकी हरकतों की कोई सीमा नहीं है। मोदी सरकार के एक मंत्री कह रहे हैं कि भैया वो मंत्री नहीं रहना चाहते, उनकी कमाई कम हो गई है। फिर से सुरेश गोपी बड़े अच्छे एक्टर हैं। मैंने भी उनकी मलयालम की डब की हुई 2 फिल्में देखी हैं, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार वगैरह मिला है। ममूटी के साथ उनकी एक मशहूर फिल्म है, ममूटी उसमें हीरो थे, और सुरेश गोपी तब युवा थे। सुरेश गोपी तो बहुत मशहूर एक्टर हैं यहाँ के वो, और काफी कोशिश की उन्होंने, कई चुनाव हारे, फिर जीत भी गए चुनाव। मुझे लगता है कि उनका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है मंत्री पद में, मंत्रिमंडल में मन नहीं लग रहा है। तर्क उन्होंने दिया है कि मेरी आमदनी बंद हो गई है, मैं फिर से एक्टिंग करना चाहता हूँ, पैसे कमाना चाहता हूँ। लेकिन इससे एक और बात की तरफ इशारा होता है। वही इशारा होता है कि मोदी मंत्रिमंडल के मंत्री जो हैं, वो दरअसल खाली बैठे रहते हैं। उनके पास काम करने का कोई एजेंडा नहीं है, कोई अधिकार नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे काम तो मोदी जी और अमित शाह करते हैं, ये अफसरों के जरिए करवाते हैं। किसी मंत्री के पास कुछ नहीं है। इससे ज्यादा नाकारा मंत्रिमंडल आपको दुनिया के इतिहास में कोई नहीं मिलेगा। कुछ मंत्रियों की आमदनी इतनी ज्यादा है, कुछ की बिल्कुल नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर सुरेश गोपी ने भ्रष्टाचार करने की ठान ली होती, तो फिर वो ये बयान नहीं देते कि मेरी आमदनी बंद हो गई है। इनके कोई बेटे नहीं होंगे, वरना एथेनॉल की कंपनी खोल देते, वो भी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का धंधा चल जाता है। लेकिन इस तरह की खबरें चौंकाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपको अमेरिका में डिस्टर्ब करता रहता हूँ मैं। धन्यवाद आपका। आपका स्वागत। ये थे अभय दवे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।